मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी साल भर बहुत सारी सरगर्मियाँ अदबी सकाफ़ती करती है। तो हर इदारे का एक ये वक्त होना चाहिए, जहाँ नहीं है वहाँ भी होना चाहिए, कि जो सरगर्मियाँ रहीं और उसमें जिसमें नुमाया कारकर्दगी करने वाले लोग और जो ज़बान व अदब के हवाले से मेन स्ट्रीम लिटरेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसे बड़े पैमाने पर करके उर्दू को भी ये दिखाया जाना चाहिए, उर्दू के हवाले से भी, कि ये जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है, मुख्य धारा का साहित्य है, उर्दू भी उससे कहीं अलग नहीं है और अपने देश की जो जड़ें हैं उससे जुड़ी हुई है। तो ये ख्याल वहीं से आया कि हमारी साल भर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें नुमाया कारकर्दगी वाले लोगों को बुलाया जाए और उनका एजाज़ किया जाए। जिस तरह के एक एनुअल फंक्शन हुआ करता है उसमें करते हैं, तो ये उसी तरह का एक फंक्शन होता है। लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है, आपने ख़ुद भी नोटिस किया होगा, कि इसकी यूनिकनेस जो है वो बनी रहे। वो जो एक एनुअल फंक्शन का एक पुराना पारंपरिक जो एक फॉर्मेट होता है उससे हट के हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी आज के बर्निंग इश्यूज़ हैं पूरी थीम उस पर हो। हर साल का हमारा जश्न उर्दू जो होता है किसी न किसी ऐसी ही थीम पर मबनी होता है। जैसे अगर आपने पिछले साल का देखा होगा तो वसुधैव कुटुंबकम, उससे पहले का था कि फ्यूचर का किस तरह का हिंदुस्तान चाहता है हमारा युवा, हमारा नौजवान और हमारे अदीब शौरा। तो ये हमारी थीम थी। इस बार हमने आत्मबोध से विश्वबोध, यानी शऊर ज़ात से शऊर कायनात तक, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मौजू है कि इसको अगर आप सिर्फ ये सोचें कि ये कोई फ़लसफ़ियाना है खाली, या ये रूहानियत से भरा हुआ टॉपिक है, नहीं, बल्कि ये जो हमारा खुद कफ़ील भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, या फिर तरक्की पजीर भारत है, इसको तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब कैसे गामज़न किया जाए, इसमें सारे शोबों के साथ साथ साहित्य का, अदब का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। तो अदब का इसमें क्या किरदार हो सकता है, अभी तक क्या रहा है, आगे हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए कि अदब अपनी मुख्य धारा से, हिंदुस्तान की मुख्य धारा से ना कट जाए, इस पर गौर व फिक्र इस पूरे जश्न में हमारा हुआ है। देखिए, इंतज़ामिया जितना भी होता है उसमें तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जब हम उसको प्लान कर रहे होते हैं उस वक्त वो जो मैदान में आती हैं प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स, वो थोड़ी बहुत आती हैं। लेकिन ये है कि हम लोग हर साल करते हैं और हर साल इतने ही बड़े पैमाने पे करते हैं, और फिर एक बड़ी टीम उर्दू एकेडमी की तो रहती ही है। और आप इस बात से मुझे इतनी खुशी होती है कि जैसे पूरा भोपाल और आसपास के ज़िले सारे ऐसे आ जाते हैं इसमें काम करने के लिए वॉलंटियर्स की तरह, कि जैसे उनका अपने घर का प्रोग्राम हो। तो यकीनन कामयाबी हमें इसीलिए मिलती है कि सिर्फ उर्दू एकेडमी या उसकी टीम ही काम नहीं करती, ज़बान व अदब से और हिंदी के लोग भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू के लोग, हिंदी साहित्य के लोग भी ऐसे जुड़ जाते हैं और सब मिलके हम इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। देखिए, जश्न उर्दू में आप लोग सब शरीक रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक तरफ तो हमारे नसरी और शायरी पे मबनी इजलास चल रहे थे, एक तरफ हमारी खुली नशिस्त चल रही थी ओपन माइक के ज़रिए। ओपन माइक में सारे लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था कि वो जिस भी सिन्फ में काम कर रहे हैं उसका वहाँ प्रेजेंटेशन दें। इसके अलावा ये तो हमारा अदबी हिस्सा हुआ। अब आप तालीम के हवाले से बात कर रही हैं, तो तालीम के हवाले से भी हमने वहाँ पर बुक फेयर लगाया, किताब मेला लगाया, और इस तरह की किताबें वहाँ पर आई थी कि हमारे तालिब इल्म उनको पढ़ें। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारी एक थीम होती है जो भारत की जड़ों से जुड़ी हुई होती है, यहाँ की रवायतों से जुड़ी हुई होती है। आपके ज़रिए मेरा ये पैगाम है कि जो रवायती तौर पे हम ज़बान व अदब को लेके चल रहे हैं, ख़ास तौर से उर्दू को, उससे हट के भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, जो हमारे तालिबे इल्म ही इस विरासत को संभाल सकते हैं। इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी थीम थी शऊर ज़ात से शऊर कायनात तक। अभी तक आप क्या पढ़ते रहे, जितने भी हमारे शौरा हैं, अदीब हैं, उनके फ़न व शख्सियत पे मकाले पढ़ दीजिए, या और थोड़ी बहुत शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से, नस्र के हवाले से बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती हैं कि भाई इन टॉपिक्स पे आप लिखिए, मकाले पढ़िए, दैट्स इट, ये हो गया ज़बान व अदब का काम। इससे हट के आपका बहुत बड़ा फ़र्ज़ है जो आपका मुल्क के तई है, और इससे भी ज़्यादा फिर जब आप अगर विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो पूरी कायनात तक किस तरह आपकी तालीम आपको ले जा सकती है, या दूसरे शोबे में काम कर रहे हैं वो आपको ले जा सकती है, इस पर भी काम करने के लिए पूरे टाइम मोटिवेशन हमारे इस प्रोग्राम से तालिब इल्म को दिया गया। एक और चीज़ कि सिर्फ शायरी जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप अपने प्रोफेसर से मिल के
नस्र में मकाले तैयार करें, नस्र में अपने आप को तैयार करें, तो हमें कुछ गद्यकार मतलब प्रोज़ राइटर भी मिलें, सिर्फ शायर नहीं। और ये प्रोफेसर से भी कहा गया है कि आप मज़ामीन लिखवाइए, तो हमें नस्र निगार भी मिले। देखिए, पैगाम तो मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि यही है कि चाहे तालीम का शोबा हो, चाहे अदब का शोबा हो, उसमें हमें अपनी जो रवायती, ये जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें सभी ज़बानें शामिल हैं, उससे जुड़ के चलना पड़ेगा। और भारत जो है वो तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बने, हमें इस तरफ अदब के हवाले से भी काम करना होगा। दूसरी बात आपके हवाले से बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी जो आज इतना सब कुछ कर पा रही है, तो मध्य प्रदेश हुकूमत का शुक्रिया ज़रूर किया जाना चाहिए कि उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से मध्य प्रदेश में इतना काम हो रहा है, और अगर हुकूमतें सपोर्ट ना करें तो ये काम नामुमकिन है। तो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त मध्य प्रदेश हुकूमत की वजह से मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी काम कर पा रही है, जबकि आप जानती हैं कि उर्दू अकेडमी सारे हिंदुस्तान में है, लेकिन हम लोग काम कर पा रहे हैं। इसके लिए हुकूमत का बहुत शुक्रिया, महकमा सकाफ़त का बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश हुकूमत के ताउन के साथ मैं दूरदर्शन भोपाल का भी शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहती हूँ कि वो आए हैं और इतने अहम प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। इससे हमारा ये मकसद जो हम चाह रहे हैं कि दूर दूर तक पहुँचे, तो ये दूरदर्शन भोपाल के ज़रिए ये मुमकिन हो पाएगा। इसके लिए बहुत शुक्रिया। और इस गोल घर में हमारे साथ हैं मशहूर मज़ाहिया फ़नकार रहमान ख़ान, जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह की सरवतमंद रिवायत पर वो आज सिंगल एक्ट ड्रामे की पेशकश देने वाले हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो उनके सिंगल एक्ट ड्रामे का नाम है गिगले आज़म, उसमें वो क्या पेश करने वाले हैं। आइए जानते हैं रहमान ख़ान साहब से। जी, ये एक अदबी ज़राफ़त से भरपूर एक पेशकश है, एक शो है जिसमें अच्छा में आजकल ये हो गया है कि स्टैंड अप कॉमेडी ये हो गया फैमिली फ्रेंडली नहीं रही। पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत से लोग उसको देखना तो चाहते हैं, बट चूँकि कुछ जूम आनी और कुछ जो है बिलो द बेल्ट चीज़ें जो चली जाती है, जो सतही तौर पे लोग इस्तेमाल कर देते हैं, तो फिर उससे क्या बहुत से लोग उससे डिलिंक्ट हो गए। तो थोड़ी सी एफ़र्ट ये कोशिश ये हमारी कि लोगों को जोड़ा जाए। हमारे यहाँ मिज़ाह की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, राइट फ्रॉम अगर आप चाहे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी या मुश्तबा हुसैन या शफ़ीक़ुर रहमान या शौकत थानवी या आप फ़िक्र तौसवी एंड नंबर्स ऑफ पीपल जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, तो वो नौजवानों को और ख़ास करके दूसरों को पता चले कि ह्यूमर और साटायर के हवाले से उर्दू अदब में बहुत काम हुआ है, जो चूँकि ऐसे होता है सेमिनार्स लेक्चर की शक्ल में, बट चूँकि उसकी पैकेजिंग ऐसी हो गई है कि वो थोड़ा सा बोरियत होने लगती है लोगों को। तो मेरी कोशिश ये है कि इसकी पैकेजिंग ऐसी की जाए कि लोगों को मज़ा भी आता रहे, कंटेम्प्रेरी टच भी दिया जाए, फ्लेवर ह्यूमर और सटायर का रहे, और साथ ही साथ इट शुड बी एन अमालगमेशन ऑफ ह्यूमर एंड सटायर विच इज़ लिटरेरी। तो उसकी पैकेजिंग ऐसी की गई कि ये कैप्सूल आसानी से हज़म हो जाए। बहुत शुक्रिया रहमान ख़ान साहब। और आपने देखा कि किस तरह रहमान ख़ान साहब ने बताया कि उर्दू में एक जो है वो समृद्ध परंपरा रही है उर्दू हास्य व्यंग की, और उसी को वो यहाँ पेश करेंगे, और ड्रामाई शक्ल में वो जब पेश करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह जो है वो आपको देखने में प्रोग्राम मज़ा आता है, और आप सब नाजरीन जो है वो उससे महजूज होंगे। एक अपील कर रहा हूँ मैं, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा, ठीक है? भोपाल वालों, हाथ उठे गर ताली को तो ठोक दो ताली, सोचो मत। वाह निकलती हो दिल से तो फिर होठों पे रोको मत, और हंसने वाली बात में हंसकर तुम काबिल कहलाओगे, ना समझो तो जोर से हंस तो जिंदा दिल कहलाओगे। और जिंदा हो तो बॉडी को कुछ हरकत देना लाजिम है, वरना सब ये समझेंगे कि भेजे की बत्ती डिम है। और जो करने का मन करता है वो कर डालो, सोचो मत, और जो भी जोर से आए कर दो, आ जाए तो रोको मत। देख रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं किस सतह पे आप लोग हैं, मैं उसी सतह पे आऊंगा। देखो, माल तो मैं अपना बेच के जाऊंगा, मैं आपकी जहानत के दरवाजों और खिड़कियों को खटखटा रहा हूं। भोपाल में आते ही कॉमेडी शुरू हुई, एक भाई साहब मुझे वहीं मिले, मैं वॉशरूम से आ रहा था, कहने लगे सर बहुत बड़े फैन है आपके, सर बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े फैन है सर। क्या बात है इरफान साहब, क्या बात है इरफान साहब? मैं हाँ आप हैं, आप ही हैं, आपसे बढ़कर फैन कोई है नहीं, बता रहा हूं आपको मैं।
और मैं बता रहा हूं हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है, जैसे मेरा नाम पूरा नाम है इबादुर रहमान। इबादुर रहमान, जब भी मैं अपना पूरा नाम लेता हूं ऐसा लगता है बांग्लादेश का बॉर्डर आ गया है। बांग्लादेश में कोई गया है बाय एनी चांस? यहां से कोई बांग्लादेश कभी गया है? कोई गया है? कोई बात नहीं, सब लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। बांग्लादेश में मैं गया हूं, वहां नाव का सिस्टम है, कश्ती होती है वहां पर, और होता है कि एक कश्ती में एक वक्त 40 या 50 लोगों की कैपेसिटी होती है, 80-80, 90-90 बंगाली अंदर बैठ के जाते हैं। कभी कभी 100 की कैपेसिटी होती है, 200 बैठ के जाते हैं, और वो मना भी करता है कि फुल हो गया है, फुल हो गया है। तो दूसरा कहता है फुल हो गया है तो क्या हो गया है? फुल हो गया है तो क्या हो गया है? हाँ तो जोगा नहीं है तो जोगा नहीं है तो क्या हो गया है? जोगा नहीं है तो क्या हो गया है? भर गया, हाँ तो भर गया है तो क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरे नाव पलट जाएगा, हाँ तो पलट जाएगा तो हम डूबेगा ना, हम डूबेगा, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये बंगाली का शेर है। और वैसे टेलीविजन के हवाले से मुझे लोग रहमान खान के नाम से जानते। मुझे गौर से देखिए, ये दुनिया का पहला पठान है जिसके अंदर कैल्शियम की भरपूर मात्रा में कमी है। मेरे दोस्त कहते हैं तुझे देख के लगता है पठानों ने मिलकर ज़कात फितरा निकाला हुआ है। मेरे दोस्त कहते हैं तुम ऐसा नाम रख लो जो तुम पर सूट करे। हमने कहा क्या रखिए? बोले ईमान खान रख लो। मैंने कहा ईमान खान क्यों? कहने लगे कि आजकल सबसे ज्यादा वही कमजोर है हम लोगों का। आ रहे हैं भाई साहब, आ रहे हैं आप लोग, आ रहे हैं। अच्छी बात है। अजान हो रही थी माशाअल्लाह, रुक रहे थे और उन्होंने कहा कि आप भी बोलिए। मेरे अंदर का सोनू निगम कभी भी बाहर आ जाएगा। मैं देख रहा था। मैं आपको एक रियल लतीफा बताता हूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं एक दफा जब सोनू निगम जी, वो बात हुई कि अजान से बेदार हो रहे थे, आंख खुल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अजान से मेरी आंख खुल जाती है। हमारे एक दोस्त जुमा के बाद मुझसे मिले, कहने लगे कि भाई ये तुम्हारे सोनू निगम का क्या नाटक चल रहा है? बोला हमारे? उनको भी मौलाना साहब ने चिड़िया दिखाई थी क्या? बोला हमारे सोनू निगम? बोले नहीं भाई, वो कह रहे अजान हो जाती है तो आंख खुल जाती है। ऐसे कैसे खुल जाती है भाई? मेरे घर के नीचे मस्जिद है, 40 साल हो गया मेरी आंख नहीं खुली, अब तो खुल जाए भाई साहब। तो बहरहाल मेरे दोस्त कहते हैं यार तू कैसा खान है यार? खान मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, तू कैसा खान है? मैंने कहा जब कपूरों में तुषार कपूर हो सकता है। तो खानों में रहमान खान भी हो सकते भाई साहब। और मेरे वालिद साहब शायर नहीं थे, लेकिन मेरे पूरे भाइयों का नाम शायराना ही रखा था। एक तो मुझे आजकल के पेरेंट्स, थोड़े से पेरेंट्स समझदार हैं, मतलब थोड़े मॉडर्न है, अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, है ना, अनायरा, अमायरा टाइप्स। हमारे तो अगर बड़ा भाई सलीम है, फिर कलीम है, फिर अजीम है, फिर अफीम है, गांजा है। बड़ी बहन रुखसाना है तो फरजाना है, सुल्ताना है, 4 आना है, 8 आना है, 12 आना है, घर में ही चिल्लर है। मेरे वालिद साहब ने पूरी गजल लिख दी। मैं रहमान, फिर इरफान, फिर रिजवान, फिर इमरान, फिर एहसान, फिर फैजान। बाजू वाले कंफ्यूज हो गए, खान साहब के घर में बच्चे हो रहे, मुशायरा हो रहा है यहां पे। इतने राइमिंग में नाम चल रहे भाई साहब, मजा आता है। लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन बहुत तेज है। मैं तो ओल्ड स्कूल, बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी, मेरा ताल्लुक उस भोली भाली नस्ल से जो ये समझती है कि बच्चे बुजुर्गों की दुआओं से पैदा होते हैं। जी हाँ, समझ गए भाई साहब, आप भी बुजुर्गों की दुआओं का ही नतीजा है भाई साहब।
मैं तो बद्दुआ कहने वाला था, लेकिन आपकी मोहब्बत में दुआ का। एक बार भाई के लिए भी तालियां बजाइए। मुझे ये समझदार आदमी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आप जैसे लोग मुझे चाहिए बीच बीच में। यू लाइक मी? देखो, एक मर्द दूसरे मर्द को जब आई लाइक यू कहता है तो वैसे भी मैं खान हूं। आप देखो, ये दो पठान कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इतने नजदीक से बात कर रहे हैं। देखो, मैं नाम से हूं, काम से बिल्कुल नहीं हूं। बहरहाल ऐसे लोग भी जरूरी है। तो मैं जो माशाल्लाह, आप क्या करते हैं भाई फ्लो बिगाड़ने के अलावा? फ्लो ही बिगाड़ते हो, ठीक है। फिर आपको सरहद पे छोड़ते हैं, वहां फ्लो बिगाड़ो आप। बड़े बड़े फ्लो बिगाड़े। शादी हुई आपकी, फिर बीवी ने आपका फ्लो बिगाड़ा है। तो बहरहाल चलो आते हैं भाई साहब, है ना, भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए। हम बात कर रहे थे, आजकल की जनरेशन काफी तेज है। पहले के दौर, पुराने दौर में किताबों में, बच्चों की किताबों में फूल मिला करते थे भाई साहब। आजकल के बच्चों की किताबों में ऐसी चीजें मिलती जिससे फूल खिल नहीं सकते हैं। वही वाले हंस रहे हैं, बहुत ज्यादा ही समझ। तुम तो डिक्शनरी पे सर रख के सोते हो, बहुत समझदार हो। मतलब मैंने एक कपल को, जिसको सब मुहज्जिब जबान में निब्बा निब्बी कहते हैं, उनको बात करते हुए सुन लिया। वो लड़की कह रही है कि मेरे लिए क्या बनाओगे आप, बोलो ना मेरे क्या बनाओगे। तो लड़का कहता है, डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पार्क बना दूंगा। नहीं नहीं, पार्क नहीं, और सोचो क्या बनाओगे। बोले मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा म्यूजियम बना दूंगा। नहीं नहीं, वो भी नहीं, और सोचो। बोले मैं तुम्हारे लिए मैं स्टेडियम बना दूंगा। नहीं नहीं, कुछ और सोचो, ऐसी जगह बनाओ जहां कोई आता जाता ना हो। बोले ठीक है जानू, मैं तुम्हारे लिए लाइब्रेरी बना दूंगा, वहां कोई आता जाता नहीं। मुश्तबा हुसैन कहते हैं कि उर्दू के दीमकों की मलिका, अपने मजमून दीमकों की मलिका में लिखते हैं कि दीमकों की शहजादी कहती है कि उर्दू के अदीबों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी किताब में अब सिर्फ मैं ही पाई जाती हूं। तो जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है साहब। आजकल किताबें लाइब्रेरीज में कम और रद्दी की दुकान में ज्यादा पाई जाती हैं। यह आलमिया है। मुझे सऊद उस्मानी का शेर याद आ रहा है कि झीलों, परिंदों और गुलाबों से इश्क की, देखो ये सारी उम्र है ख्वाबों से इश्क की, और कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। बहरहाल, लेकिन भोपाल जिंदा लोगों का शहर है। आप लोगों ने सबूत दे दिया है। ये शाम बहुत खुशगवार जाएगी, बहुत अच्छी गुजरेगी, जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं। मेरे ह्यूमर के ताल्लुक से, चूंकि शेर व शायरी मुशायरा हो गया, होने वाला है, हो गया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पोएट्स, शायरी में खवातीन की जितनी तारीफ हुई है, मैं मर्दों का दर्द बयान कर दूं भाई साहब। इस कदर तारीफ हुई है, मर्दों के बारे में किसी ने पूछा नहीं, ओहो तुम्हारे छाती के बाल, मजा आ गया देख के, तुम्हारे कान के खुरदुरे बाल, आहा लट्टू हो जाऊं, नहीं कहा गया भाई। औरतों के बारे में कहा जाता है कि तुम्हारी आंखें झील जैसी, हमारा क्या महानगर निगम का गड्ढा है, तुम्हारी जुल्फें जैसे काली रात, ये क्या पथरीली घाटी पे घास उगा हुआ है। एक लाइन तो शायर साहब ने गजब लिखा कि तुमको फुर्सत से बनाया गया है, तो हमको बनाने के लिए टेंडर निकला था। तुम्हारा जिस्म ताजमहल है, हमारा भूत बंगला है। एक लाइन गजब है, वो अगर अदा से मुस्कुरा दे तो महफिल में बाहर आ जाए, ये भाई साहब उसी अदा से मुस्कुरा दे तो बिरादरी से बाहर आ जाए। भाई साहब, मैं कहता हूं औरत अगर मुमताज है तो मर्द भी उसका सरताज है। औरत अगर हुस्न की देवी है तो मर्द भी मोहब्बत का फरिश्ता है। यह अलग बात है कि फरिश्ता घर में घुसता है तो बीवी बोलती शैतान आ गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखो, लेकिन मैं अभी एक चीज प्रूव कर देता हूं। शायरी के हवाले से यह सच्चाई है कि जब तक गजल के लफ्जी मायने ही होते हैं कि औरत से बातचीत, आप लोग तो अवेयर हैं, मर्द के बारे में अगर शायरी हो तो उलट पुलट ही हो जाएगी। आई कैन प्रूव इट राइट नाउ। एक गाना आप लोगों ने सुना था कि एक लड़की भीगी भागी सी,
सोती रातों में जागी सी, रोमांटिसिज्म की इंतहा है, लड़की है, भीगी है, भागी है, एक विजुअल क्रिएट होता है, कैरेक्टर चेंज करो, एक लड़का भीगा भागा सा, कसम खुदा की चोर वाली फीलिंग आती। क्या लेके भागा है, क्यों भागा है, किसका कुत्ता दौड़ा रहा है इसको, भागा तो भागा क्यों भाई साहब। और शायरों को पता नहीं जुल्फों के साथ क्या फैसिनेशन है भाई साहब, बालों में इतना इंटरेस्ट हज्जामों ने नहीं लिया जितना शायरों ने लिया है। बता लो, जुल्फें चेहरे पे आ गई है, गजल लट बना दी है, गजल है, छज्जा बना लिया, एक नज्म लिख दी भाई साहब। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। और पूछा जो उनसे चांद छिपता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के बतला दिया कि यूं। और पूछा जो उनसे चांद चमकता है किस तरह, सर से विग उतार के दिखला दिया कि यूं। ये है भाई साहब। और शायरी जिस तरह से आजकल कुछ नौजवान भी आए हैं, मैं बता रहा हूं, ओपन माइक शायरी भी होती है, अल्लाह पूछेगा आप लोगों को, जिस तरह से हो रही है। मैं आपको बता दूं, मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश, आई एम बॉर्न एंड रेस्ड अप इन मुंबई, बट मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश बलरामपुर से। वहां मैं बता दूं, अरहर के खेत बहुत होते हैं और सुबह सुबह लोग थोड़ी थोड़ी दूर फासले पे लोटा लेके बैठे हुए होते हैं। मैं जब भी ये मंजर देखता था तो मुझे यही लगता कि सबसे ज्यादा खाद की सप्लाई यही होती है। फिर एक दिन मैं ओपन माइक पोएट्री देखने चला गया। भाई साहब, प्रॉब्लम यह है कि आजकल के लौंडे लपाटों को इस बात में शायरी से ज्यादा इंटरेस्ट है कि वायरल कैसे हो जाऊं मैं। और गिन के 3 ओपन माइक अटेंड करते हैं, चौथे में कहते हैं कि यह काम तो मैं भी कर सकता हूं बॉस। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहने लगा हूं कि कोई भी आर्ट फॉर्म उस वक्त बर्बाद हो जाता है जब किसी को भी लगने लगता है यह काम मैं कर सकता हूं। गिन के 3 ओपन माइक अटेंड करते हैं और चौथे में खुद ही गजल का जनाजा अपने कंधे पे उठा के जज्बात के फावड़े से अल्फाज की जमीन खोद के शायरी को दफनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं गजल में जान डाले। बे कुत्ते के बच्चे, नुक्ता डाल पहले, उसमें जान निकाल लिए तूने। फिर ये शायरी समझाते भी है, मैंने देखा है ये ओपन माइक में आसान आसान लफ्ज जो है ना, ये समझाते हैं, मुश्किल मुश्किल लफ्ज छोड़ देते हैं। कहते हैं जिंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। जिंदगी यानी लाइफ, जीवन। वो बाकी के 2 तेरी खाला के बेटे थे, उनको भी समझा। अच्छा, फिर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो हार्डकोर प्रॉपर मुशायरे भी होते हैं, मैंने वहां कुछ जुमले ना बड़े बड़े गिरा गुजरते हैं। मैंने देखा है अक्सर यहां पर कुछ शायर जो आते हैं, सब नहीं कुछ, वो स्टेज से खड़े होकर किसी बड़े आदमी को, जिसे सामने भाई साहब कोई बड़े आदमी बैठे हैं, बैठे तो उनको देख के कहते हैं सर मेरा ये शेर आपके कदमों में। मतलब पहले देख ले वो जाता कहां कहां है, उसके चाल चलन कैसे हैं, सीधा कदमों में। तो किसी ने कहा उसका कोई कसूर नहीं है, जिस लेवल का शेर है वहीं रखा है। फिर ये जो कहते हैं कि चंद कतात समात फरमाए, एक मेरे दोस्त हैं प्रोस्टेट के पेशेंट है, वो स्टेज पे आके कहते हैं चंद कतरात समात फरमाए। लोग कूद कूद के भागे वहां से भाई साहब। अच्छा, मुशायरे में जैसे मैं देखता हूं यहां पर जो 2 टियर 3 टियर सिटीज में मुशायरे होते हैं, 20-20, 25, 30-30, 40-40 शायर होते हैं एक वक्त स्टेज पे। समझ में नहीं आता, उसमें लाइनअप देख के कोई इंटरवल नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, हाजत के लिए आदमी कहां जाए। वो फ्लो देख के ऐसा लगता है मुशायरे में कुछ शायरों को सिर्फ इसलिए रखा गया है कि ऑडियंस इस्तेंजा करने के लिए जा सके। मैं सीरियसली बता रहा हूं। और शायरी के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है? आप कुछ भी बोल लें, बुरी नहीं लगती भाई साहब। नस्र में ये बात कह देना, लड़ाई हो जाए भाई साहब, पोटा लग जाए, काला पानी की सजा हो जाए। आप किसी को बोल दो बहुत नीच आदमी हो, लड़ाई हो जाएगी।
महफिल में आप हम सबके बीच हैं, जनाब आप कितने नीच हैं, वाह वाह, मजा आ गया। अभी मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द विमेन्स मैं बता रहा हूं, आप लोग एक गाना बहुत इंजॉय करती हैं, वो गाने में सिरे से औरतों की बुराई है। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत पे किसी को बोल दो धोखेबाज कुत्ते के बच्चे, भाग। शायरी में चल रहा है भाई साहब। और फिर आते हैं मार्केट में एक और जॉन एलिया के फैन, अल्लाह अल्लाह, लंबे लंबे बाल, इनको पीछे से देखो तो लगता आप मेहंदी लेने जा रही है। एलिया के फैन इतनी शायरी सुनाते कि आपको जॉन से मार देते हैं भाई साहब, जॉन से मार देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जॉन एलिया का फलसफा यह था कि जब वो मोहब्बत में नाकाम हो गए तो उन्होंने बाल लंबे किए, ऐसा हुलिया बनाया, सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे। और आजकल के नौजवान बाल लंबे कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, फिर मार्केट में मोहब्बत ढूंढने निकल रहे हैं। भाई तुम्हारी अप्रोच ही झंडू है, तुमको जॉन समझ ही नहीं आ रहे भाई साहब। मैं ऐसे ही एक बाप जो है, जॉनियत का भूत जिस पे सवार है, उसकी शिकायत लेके जॉन के मजार पे चला जाता है। भोपाल वालों अर्ज किया है, वो कहता है कि जॉन असगर जी, परेशा हाल वाले एलिया, लंबे लंबे बाल चिपके गाल वाले एलिया है, पतली पतली टांगे बगुला चाल वाले एलिया, दर पे अर्जी लेके आया हूं मेरी सुन लीजिए, हद से बाहर हो गया लौंडा मेरा कुछ कीजिए, भाप का इंजन बना फिरता है मेरा लाडला, फूकता है रात दिन सिगरेट में पैसा मेरा, कच्ची पक्की देसी वेसी जो मिले पीने लगा, क्या बताऊं आपको किस हाल में जीने लगा। लंबे लंबे बाल रखकर फिर रहा है आजकल, बेतुकी नज़में सुनाए बहर से खारिज गजल, और शायरी से दूर तक उसका नहीं है वास्ता, फिर भी अपनाया है उसने आप ही का रास्ता। डायरी उसकी पढ़ी मैंने तो थी उर्दू गलत, फारिहा नामी किसी लड़की को लिख रखे थे खत। क्या हंसा है भाई साहब। अच्छा खासा नाम था एक दोस्त का उसके नदीम, पी के दारू बोलता है उसको जानी सलीम। मीम से वाकिफ नहीं है वो मोहब्बत के मगर, सैयदुल शाख बनकर फिर रहा है दर बदर। एक आमिल ने मेरे बेटे को देखा तो कहा इसको जिन लिपटा हुआ है कोई आशिक दिल जला। आप ही कर सकते हैं कुछ मेरे बेटे के लिए, गर नहीं है आपके बस में तो ऐसा कीजिए, फिर रहा है वो अधूरा उसको पूरा कीजिए, सिर्फ अपना हुलिया और हरकतें मत दीजिए, आप जिस दर्जे के शायर हैं उसे भी कीजिए। जब लोग कहीं, यहां तो शो है ना मेरा, मैं आया हूं परफॉर्म करने के लिए, कई बार किसी के घर में एज ए गेस्ट मेहमान चले गए, नॉट एज ए पेड कॉमेडियन, वहां पर कोई एक आदमी जो अति उत्साहित होता है हमको देख के अनाउंस कर देता है आज हमारे बीच में रहमान खान आए हैं, वो हमको हंसाएंगे। क्यों? फिर लोग आपके चेहरे की तरफ बड़े इश्तियाक से देखने लगते हैं कि आया है तो कुछ कर। उस वक्त हमारी कैफियत यही होती है कि चंपाबाई का मूड नहीं है, लेकिन ठाकुर साहब ने हवेली पे बुलाया जाना जरूरी है। मैं बता रहा हूं, और जो लोग सड़कों पे हमको पहचानते हैं वो आधा पहचानते हैं। जब वो आधा पहचानते हैं तो दे आर लिटरली ऑन ए मिशन। वो देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कहीं तो देखा है, तो उनके रिएक्शन कितने मजे के होते हैं। जैसे कहीं देख लिया उन्होंने सड़क पे, फिर एक फालतू सवाल, किधर देखा है मैंने आपको, बताओ ना किधर देखा है मैंने। पहले तू बता, तू कहां कहां जाता है, तेरे शौक कितने प्रकार के हैं, फिर मैं बताऊंगा तूने कहां देखा है। एक तो भाई साहब उनको पता नहीं चल रहा कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं बुराई कर रहे हैं, बोले रहमान साहब अरे वाह टीवी पे तो अच्छे दिखते। हाँ बोले ऐसे चोर मैं ही लग रहा हूं।
और एक तो राजस्थान में एक जगह अजमेर में वहां गया था, वहां पर एक भाई साहब वो ठेला लगा के कुछ बेच रहे थे। मुझे देखा तो इतने एक्साइटेड हो गए, उनको समझ में नहीं आया, अरे अरे हंसी मजाक वाले, हंसी मजाक वाले हो? मतलब हाँ मैं हूं ठेले पे, एक चुटकुले, एक कॉमेडी, एक पंचलाइन, मैं हंसी मजाक वाला हूं भाई साहब। और फिर कुछ लोग आते हैं इस तरह से, वो पहचानते हमको लेकिन उनका सवाल ही नहीं होता है, वो आके खड़े होते, सर पहचाने? नहीं, मैं आपको पहचान लिया, मतलब आप कॉमेडी करते हो ना, मतलब फिर मैं तुझे कैसे पहचानूंगा? एक साहब ने तो हद कर दी। एक दफा जुमा के बाद मस्जिद के बाहर मैं निकला, छोटा सा बच्चा उनके साथ था और मेरी तरफ आके कहते हैं, रहमान भाई पहचाने? कसम खुदा की मैं अंदर तक कांप गया। मेरी रूह थर्रा उठी भाई साहब। मुझे लगा था ये कौन सा अकाउंट है जो खोल के ही भूल गया मैं। सारे गुनाहे कबीरा सगीरा सब एक एक के बाद याद आ रहे हैं मुझे। मैंने सोचा मैं तो ऐसा हूं भी नहीं, कहीं पिछले जन्म का पाप तो नहीं है। मैं डर गया भाई साहब। मैंने बोला, मेरी सांस हो गई। मैंने बोला भाई नहीं पहचाना? बोलते अरे अपने अब्दुल गफूर भाई है ना, उनका बच्चा है। मतलब कुत्ते के बच्चे, ये कोई तरीका होता है पहचान करवाने का? क्या बदतमीजी है ये। और ये अजीब अजीब लोग। और मुझे याद है कि अभी मैं एक और प्रोग्राम कर रहा था यही मध्य प्रदेश में किसी जगह पे, मैं चाय पीने के लिए किसी स्टॉल पे गाड़ी से उतर के खड़ा हो गया। मेरे दोस्त ने कहा कि यार ऐसे मत कर। बोला कोई बात नहीं। एक भाई साहब चलते चलते आए और मुझसे कहते हैं, भाई साहब आपको पीछे से पहचान लिया। मैंने कहा जिस तरह के प्रोग्राम तुम देखते हो, पहले तो वो मैं नहीं हूं, और ये पहचान बताने का तरीका बहुत ही घटिया है। सामने से आ। और ऐसे ही मैं बता रहा हूं, मैं चाय पीने का, मैं अभी यहां पे 4 चाय पी चुका हूं ऑलरेडी, बट मेरा इतना क्रेज है कि मैं एक मुंबई में एक जगह है, वहां पर मैं रियल इंसिडेंट, अगेन कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है, मैं चाय पीने के लिए वहां चला गया। और कैफे शिमला कैफे, ऐसे बहुत सारे कैफे होते हैं वहां पर। तो इत्तेफाक से मेरे दोस्त ने कहा कि वहां चाय पीने मत जा, कोई बदतमीजी भी कर सकता है। मतलब कोई बदतमीजी नहीं करेगा यार, मैं यही मुंबई का हूं, कौन बदतमीजी करेगा। मैं चाय पीने के लिए गया, मैंने चाय हाथ में पकड़ी थी। एक भैया जी मेरी तरफ आए, कहते हैं तुम्हारे जैसा सेम आदमी टीवी में आता है। सेम। मैंने कहा आता होगा? बोले आवाज भी साले का सेम है, डिट्टू। बोले होगा? बोले बाल भी एकदम डिट्टू है साले का, सेम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, साले साले बोले जा रहा मेरे मुंह पे यार। तो मैं खामोश खड़ा, मेरे दोस्त है, अरे ये वही आदमी है, इतना बड़ा झंडू थोड़ी जो यहां खड़ा रहेगा। मतलब है वो झंडू ही है। मना करने के बाद यहां खड़ा था भाई। आप लोगों को लगता हो कि सेलिब्रिटी लाइफ कितनी कूल होती? नहीं होती भाई साहब, मैं बता रहा हूं, नहीं होती है। मुझे याद है कि मैं कॉमेडी सर्कस कर रहा हूं, मेरे घर के बाहर एक जूस का शॉप, में वहां चला गया जूस पीने के लिए। एक गाड़ी आई, रुकी, शीशा नीचे आया, एक बंदा वहां से करता, ए रहमान इधर आ। क्या बदतमीजी यार, कौन ऐसे बुला रहा है? फिर मैंने सोचा शायद मेरा कोई परिचित होगा, मुझे जानता होगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो सोचेगा बड़ा घमंडी आदमी है। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। वो मुझसे कहता है क्या कर रहा है आजकल यार, क्या कर रहा है? थोड़ा कॉमेडी में कुछ पंच ला, कुछ टंच ला, कुछ टुंच ला, कुछ ला, चल जा। मैं वापस भी चला आया। गब्बर कहता है, उर्दू वाला गब्बर, के कितने अफराद थे, कितने अफराद थे? वो कहता है कुल जमा 2 थे हुजूर। क्या 2 ही फर्द? खंजीर की औलादो, वो फकत 2, सलीम जावेद, और तुम्हारा 3 लोगों का लश्कर जर्रार। फिर भी उल्टे पांव तशरीफ ले आए। तिही दस्त। क्या समझे थे कि अमजद खान बहुत खुश होगा? गब्बर ओरिजिनल वही है, आफरी आफरी करेगा। लानत है, बारहा लानत, लगातार हालानत, बेशुमार हालानत। ये कैसी उर्दू? ये अल्ट्रा प्रोमैक्स उर्दू है।
अबे ओ सांबा, हजरत हद अदब, हद अजी आली जनाब हजरत सांबा साहिब, कितना इनाम रखने की जुर्रत की है हुकूमत वक्त ने हमारे सर के एवज, पूरे 50,000 सिक्के राइजुल वक्त। क्यों, तुम्हारे अब्बा का वलीमा है? और यह खतीर इनामी रकम इस वास्ते है कि इस बस्तियां ने गैर मुर्रख से आधा सौ कोस दूर हमारी वजह से एक आबादी गैर महफूज है, जहां शब तारीख में जब कोई शीर ख्वार तिफल मासूम नन्ना फरियाजन शहजादा बचपन अपनी आहोफा की पुरसो सदाओं से अहले जमीन की ख्वाबगाहों का सुकून जब मुतजलजल कर देता है, तो मादरे मेहरबान इरशाद फरमाती है, ए नस्ले नूरे चश्म, ए जिगर गोशे जान, ए वारिसे रामगढ़, अपनी पलकों की किंदीलों को बुझा ले, वरना आली जनाब हजरत गब्बर सिंह तेरी जियारत के लिए तशरीफ ले आएंगे। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। भोपाल, लव यू ऑल। आपका ये स्टैंडिंग ओवेशन में ले जा रहा हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान खान साहब। फरवरी 1972 बेइंतहा थक गई हूँ आज।
नामुराद लिवर सिरोसिस, ये मेरी जान लेकर ही खुशी इस बात की है कि आखिरकार पाकीज़ा रिलीज हो ही गई। आखिरकार कमाल है ना चंदन? रिलीज हो ही गई पाकीज़ा। चंदन, जब पाकीज़ा बननी शुरू हुई थी तब मैं नौ शादीशुदा और मेरे शौहर जू शादीशुदा थे। जू शादीशुदा है ना, एक उम्दा तरकीब मैंने गढ़ी है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम नकार दोगे, होंठों के बीच सिगरेट दबाए दबाए कह दोगे राज नहीं। अच्छा ये देखो, ये तो बेहतर है, टू शादीशुदा। अच्छा चंदन, मुगले आजम के बाद पहली मर्तबा लोगों को किसी फिल्म के डायलॉग दोहराते हुए सुना, खास तौर से ये, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। तौबा अल्लाह तौबा, ये फिल्मों का ही कमाल है जो सच को झूठ और झूठ को सच बना देती हैं। अब ज़रा सोचो, हकीकी ज़िंदगी में अगर कोई यही जुमला अपने महबूब से कहे, आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, फ़ौरन तुपक के जवाब आएगा, हाय हाय पैर ज़मीन पर मत उतारिएगा, इमो देखो जीते जी अपाहिज बना देना चाहता है। चंदन, मुझे फिल्मों से कोई लगाव नहीं, और अब तो जिंदगी से भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं गोमती के किनारे रिलीज होते देख पाऊंगी। सावन से कहना कि हो सके तो बरसात से पहले पहले रिलीज कर दे तो शायद। बहती हुए ये नदियाँ बिखरे हुए किनारे, बहती हुई ये नदियाँ भूलते हुए किनारे, कोई तो पार उतरे, कोई तो पार उतरे, कोई तो पार गुजरे। यूं तेरी रह गुजर से, यूं तेरी रह गुजर से दीवार
पार गुजरे, कांधे पे अपने रख के, कांधे पे अपने रख के, अपना मजार गुजरे। बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, शायद इसी तरफ से, शायद इसी तरफ से एक दिन बाहर गुजरे, शायद इसी से एक दिन बाहर गुजरे। यूं तेरे रह गुजर से मस्जिद के ज़ेरे साया बैठे जो थक थका कर, बोला हर एक मिनारा तुझसे हजार गुजरे। चंदन, ये मेरा कलाम है, मेरा नास का कलाम। मैं इसी नाम से मरना चाहती हूँ, हो सके तो अमर भी। मेरा यही नाम मेरा दिया हुआ है, नाज। महजबी वालिदैन ने दिया, मुन्ना घर वालों ने, बेबी मीना और फिर मीना कुमारी फिल्म वालों ने, मंजू, मंजू, मंजू तुमने, दुल्हन सौत ने और छोटी अम्मी सौत के बच्चों ने। शमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान, आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह लें। महजबी, महजबी यानी माथे का चांद। ये नाम उन वालिदैन ने दिया जो पैदा होते ही मुझे यतीम खाने की सीढ़ियों पर डाला है। अरे बेटे की ख्वाहिश आखिर किसे नहीं होती, खासतौर से तब जब गुर्बत और एक और लड़की गले ऊपर धरे हों। लाल लाल चींटियों, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। यतीम खाने की सीढ़ियों पर पड़े उस नौ पैदाशुदा जिस्म पर तुम्हारा वो बेरहमी से बेतहाशा चिपक जाना और उस बेमुरव्वत बाप का वो मंजर ना देख पाना। महजबी सीढ़ी से दौड़ी आ गई और अगले 4 बरस में महजबी से मुन्ना बन गई। कमाने जो लगी थी, अब्बा स्कूल के बदले स्टूडियो ले गए और मैं बाल कलाकार बन गई।
पहले ही दिन 25 रुपए कमाए। 25 रुपए जो हारमोनियम मास्टर अब्बा और कोरस डांसर अम्मा पारसी थिएटर के स्टेज से महीनों नहीं कमा पाते थे। 25 रुपए। चंदन, थिएटर से फिल्मों के सफर ने न जाने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया और कितनों को अता भी कर दिया। नाज, तेरे जख्मी हाथों ने जो भी किया अच्छा ही किया। तूने सबकी मांग सजाई, हर एक का श्रृंगार किया। नौजवानी की दहलीज पे कदम रखते ही बेबी मीना से मीना कुमारी हो गई। मुझे नहीं पसंद है ये नाम मीना, वीना, टीना। मुझे नहीं रखने हैं ये नाम। अरे महजबी, समझो, तुम हिंदू नारियों के किरदार अदा करती हो, हिंदू देवियों के रोल निभाती हो। तुम भला महजबी कैसे हो सकती हो? अच्छा चलो, ये हिंदू मुसलमान छोड़ो। अब कितने हिंदू अदाकार भी तो आजकल नाम बदल रहे हैं। अब वो अशोक कुमार, वो कौन सा अशोक कुमार है? और वैसे भी कुमार और कुमारी 100% सेक्युलर नाम है। अरे भाई, इनसे तो जात पात का भी पता नहीं चलता। अरे बस हो गया महजबी, बस कर दो, बहुत हुआ। तुम कौन सी पहली मुसलमान हो जो अपना नाम बदल रहा है? वो दिलीप कुमार, वो भी तो तुम्हारे मजहब के हैं ना? हिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे।